हेलो एवरीवन, मैं हूं राहुल कुमार। आप सबका स्वागत करता हूं जैकब एकेडमी में। आइए आज हम लोग सेट नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। बीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली प्राथमिक शिक्षक की जो वैकेंसी आई है उसके लिए हम लोग हर दिन एक टेस्ट का सॉल्यूशन करते हैं। तो आज सेट नंबर 4 है और 41 नंबर से देखना स्टार्ट करते हैं। क्या है 41 नंबर में? देखिए, निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है? तो ये आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है और वस्तु से बड़ा कौन करता है? तो ये अवतल दर्पण करता है। अवतल दर्पण का उपयोग कल हम बताए थे, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अवतल लेंस के बारे में जानते हैं क्या है? अवतल लेंस क्या है? अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है या क्या होता है जो जानते हैं। अवतल लेंस में प्रतिबिंब सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है, छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है और आकार में बराबर भी बनता है। तो अवतल दर्पण का यहाँ पे यूज हम लोग देख लेते हैं क्या है। कल ऐसे कि कल वाले टेस्ट सेट में भी ये था, तो कल भी हम डिस्कस किए थे। तो इसका हो जाता है क्या, दंत चिकित्सक जो होते हैं वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं हजामत बनाने में, यानी सेविंग के लिए उपयोग करते हैं। सौर भट्टी में, वाहन के अग्रदीपों में उपयोग करते हैं, हेडलाइट जिसको बोलते हैं उसमें। उत्तल दर्पण का उपयोग तो बताए थे कि साइड मिरर का उपयोग करते हैं इसका। अब 42 लंबी दूरी को मापने के लिए किस मापन विधि का उपयोग किया जाता है? लंबी विधि को मापने के लिए समांतर विधि का उपयोग किया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा ए। इससे क्या मापा जाता है? आमतौर पर तारों की दूरी का मापन करते हैं समांतर विधि से। तारों की जो दूरी होती है उसको मापते हैं। 43 में क्या है? किसी वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर झुकने अथवा ढकेलने के लिए कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? ये हो गया आपका गोला और यहाँ पे हो गया केंद्र। तो केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला जो बल होता है, इधर से मतलब यहाँ केंद्र से स्टार्ट कीजिएगा तो ऐसे ऐसे से नचते 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 ये, यानी केंद्र से बाहर की ओर जो बल लग रहा है उसको आप केंद्रीय बल बोलते हैं। आप केंद्रीय बल बोलते हैं। और एक केंद्र से बाहर से अंदर की ओर बल लगेगा। मान लीजिए कि ऐसे एक क्या है, वृत्त है, तो इसमें यहाँ से ऐसे ऐसे से नचते 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 लास्ट में यहाँ पे आकर वो ख़त्म होता था। ऊपर से नीचे लग रहा है, यानी कि बाहर से अंदर की ओर जो बल लग रहा है उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आप केंद्रीय बल, उसे कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती? ये क्वेश्चन तो कल भी आया था कि ध्वनि वायुमंडल से गुजर सकती है कि नहीं। तो ये कहाँ से गुजर सकती है? तो कहाँ से गुजर सकती है? वायु से तो गुजर ही सकती है, ठोस से सबसे ज़्यादा स्पीड में गुजर सकती है, तरल पदार्थ में भी गुजर ही सकती है, निर्वात या वैक्यूम में नहीं गमन कर सकती, क्योंकि ध्वनि के गमन करने के लिए एक माध्यम की ज़रूरत होती है। 45 में देखिए क्या है, निम्नलिखित में से सही उत्तर के साथ मिलान कीजिए। कार्य किसका मात्रक होता है? कार्य जूल का मात्रक होता है। एक का डी हो जाएगा। बैटरी क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बी के दो के ए हो जाएगा। अब देखिए शक्ति क्या हो जाता है? अब यहाँ पे शक्ति किलोवाट घंटा का हो जाएगा। माइक्रोफोन क्या हो जाता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसमें देख लीजिएगा, आपका जो आंसर होगा वो मिला लीजिएगा। ऐसे इसका आंसर हो जाएगा क्या? एक का डी, ये आपका आंसर डी हो जाएगा। बर्फ की स्थिति से पानी की स्थिति में परिवर्तन होने की वजह क्या होती है? आप लोग, ये तो सिंपल वजह आप लोग भी बता सकते हैं क्या होती है। तो जब हम लोग बर्फ़ को फ्रीज में रखते हैं तो वो अपने टेम्परेचर में रहता है, जब उसे कमरे के तापमान पे लाते हैं तो क्या होता है? पिघलने लगता है और वो लिक्विड बनने लगता है सॉलिड से। तो क्या हो सकता है? यानी कि तापमान में वृद्धि के कारण वो क्या होता है? मेल्टिंग होने लगता है। तापमान में वृद्धि होगा तो फ्रिज में आप लोग 5 डिग्री 10 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं, 3 डिग्री या 2 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं तो बर्फ़ रहता है, और उसको बाहर निकालते हैं कमरे के तापमान पर तो क्या हो जाता है? तापमान में वृद्धि होता है, यानी कि ज़्यादा तापमान होगा तो पिघलने लगता है। आपका आंसर हो जाएगा डी। मुक्त रूप से गिरना केवल किसमें पॉसिबल है या संभव है? तो मुक्त रूप से गिरना निर्वात में ही संभव हो सकता है। आपका आंसर है डी। अमलगम बनाने के लिए आवश्यक एक धातु कौन हो जाता है? अमलगम बनाने के लिए एक आवश्यक धातु पारा हो जाता है। पारा क्या हो जाता है? ये पारा जो है लोहा के छोड़ करके, लोहा के छोड़ करके सभी मिश्र धातु के साथ जितने, ये पारा धातु जो है
ये लोहा को छोड़कर जितने भी धातु है उसके साथ मिश्र धातु बनाता है। ये रसोई गैस, कल भी रसोई गैस के बारे में बताए थे कि लौ जो है पीली क्यों जलती है, तो अल्प दहन के कारण जलती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड, रसोई गैस एलपीजी में मुख्यतः कौन कौन सा गैस शामिल होता है? तो इसमें प्रोपेन होता है और ब्यूटेन होता है शामिल। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? बी, प्रोपेन और ब्यूटेन। आप लोग मीथेन के बारे में जानते हैं या नहीं, ये देखते हैं। मीथेन जो होता है वो सीएनजी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जैसे ये एलपीजी में रोल प्ले करता है, प्रोपेन और ब्यूटेन विद्यमान होता है। उसी तरह सीएनजी में क्या होता है? सीएनजी में मीथेन होता है। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन ही होता है, जो कितना होता है सीएनजी में? मीथेन 50 से 70% के लगभग होता है। निम्नलिखित धातु में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में कौन होता है? तो आपको पारा होता है। कक्षीय तापमान को कितना मानते हैं हम लोग? 37 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है? ये पारा जो है ये उभयधर्मी होता है। इसका उपयोग क्या चीज़ में कर सकते हैं? ये लेड होता है ना, सॉरी एक सेकेंड, ये लेड जो होता है शीशा, ये उभयधर्मी होता है। पारा का उपयोग हम लोग देखते हैं कहाँ होता है? थर्मामीटर में होता है, थर्मामीटर में होता है, बैरोमीटर में होता है, पारा का उपयोग होता है। ब्रोमीन है, एक द्रव धातु है। ये क्या है? ये ब्रोमीन जो है अधातु है, लेकिन ये कैसा है? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो ये हो जाता है, ये लिक्विड अधातु हो जाता है, लिक्विड। विद्युत संयोजी यौगिक में नहीं होता है। क्या नहीं होता? विद्युत संयोजी यौगिक में नहीं होता है उच्च गलनांक निम्न कथनांक। तो ये गलत है। विद्युत संयोजी ऊतक में होता है निम्न गलनांक, निम्न गलनांक और निम्न कथनांक। तो आपका आंसर ये गलत है, जो कि ये सही हो जाएगा आंसर ए। कांस मिश्र धातु है किसका? कांसा जो बनता है किससे मिलकर बनता है? तो टीन से और तांबा को मिलकर बनता है। आपका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह से एक क्वेश्चन आपको बहुत ही देखने को मिलेगा, पीतल। पीतल क्या चीज़ से बनता है? तो तांबा से बनता है और जस्ता से बनता है। इसको हम लोग याद करने के लिए पीतल को पिताजी भी याद रखते हैं, पिताजी, यानी कि पीतल बनता है तांबा से और जस्ता से। आपका आंसर हो जाएगा 52 का कितना? तांबा और टीन, बी नंबर। पायस इमल्सन किससे मिलकर बनता है? पायस इमल्सन दो द्रव से मिलकर बनता है। आपका आंसर हो जाएगा सी। 54 नंबर में देखते हैं क्या है? द्रव्यमान और भार के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? द्रव्यमान और भार के बारे में, द्रव्यमान एक अदिश राशि है और भार एक सदिश राशि है, ये सही है। द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है, तो ये वाला आंसर आपका गलत हो जाएगा और डी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान एक अदिश राशि है और भार एक सदिश राशि है। 55 नंबर में, एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन आज तीसरा सेट, चौथा सेट हो रहा है, तो 3 सेट में पहले आ चुका है। हम लोग विद्युत धारा को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? एमीटर का उपयोग करते हैं। जायरोस्कोप, अब थर्मामीटर को तो पता ही है, टेम्परेचर मापने में उपयोग करते हैं, जिसमें पारा भरा होता है, अभी बताया है। जायरोस्कोप के बारे में जानते हैं, तो जायरोस्कोप के बारे में क्या, इससे क्या मापा जाता है? इससे मापा जाता है किसी वस्तु की कोणीय तीव्रता, किसी वस्तु की कोणीय तीव्रता मापी जाती है जायरोस्कोप से। देखिए, हम बहुत अच्छी तरह से लिख नहीं पाते हैं, लेकिन हमारी बात को आप लोग अच्छी से सुनिएगा और इसे सुनकर ही बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ को याद किया जा सकता है। और बहुत सारी चीज़ हम लिख नहीं पाते हैं, संसाधन की कमी है, तो मैनेज कीजिएगा। महिलाओं में निषेचित अंडा खाली स्थान के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाती है। तो निषेचित अंडा कहाँ प्रत्यारोपित हो जाती है? तो ये होती है गर्भाशय में। तो मेल और फीमेल के बारे में हम आप लोग को बताए थे कि मेल में एक्स और वाई होता है और फीमेल में एक्स होता है, ठीक।
और गर्भाशय के बारे में जानना चाहते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या है। तो गर्भाशय का आकार कैसा होता है? गर्भाशय का आकार नाशपाती के आकार का होता है। नाशपाती के आकार का होता है गर्भाशय। गर्भाशय किस में होता है? महिला में होता है। इसका आकार नाशपाती के आकार का होता है। इसका लेंथ ब्रेथ हाइट कितना होता है गर्भाशय का? इसका लेंथ हो जाता है 7.5 सेंटीमीटर में होता है। ब्रेथ मतलब चौड़ाई कितना हो जाता है? 5 हो जाता है सेंटीमीटर। और हाइट हो जाता है 3.5 सेंटीमीटर। गर्भाशय के बारे में ये था। अब 57 के बारे में देखते हैं क्या है। निश्वसन होता है किसके द्वारा होता है? निश्वसन किसके द्वारा होता है ये देखना है। तो फेफड़ों की अपस्फीति के कारण होता है। आपका आंसर हो जाएगा बी। 58 में ग्लूको खाली स्थान से श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है। हमको श्वसन के दौरान ऊर्जा कब प्राप्त होती है? तो ग्लूकोज के जलने से हमें श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है। निम्न में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? प्रोटीन का निर्माण तो हमारे शरीर में होता ही है, एंजाइम का भी होता है, हार्मोन का भी होता है। विटामिन का निर्माण हमारे में शरीर में नहीं होता है। विटामिन ए और बी, सी, डी सब के लिए अलग अलग स्रोत है। डी के लिए सूर्य का प्रकाश, विटामिन ए के लिए आप अंडा खाइए, अंडा का तेल होता है वो हो जाता है, मछली, टमाटर, गाजर, मक्खन, और ये विटामिन ए से मिलता है हम लोग को। तो हमारे शरीर में विटामिन नहीं मिलता है। विटामिन के लिए हमें एक्सटर्नल बाहर का कोई चीज़ खाना पड़ता है। जबड़ा का भाग है किसका? जबड़ा खोपड़ी का भाग है। खोपड़ी के बारे में जानते हैं क्या है? खोपड़ी में कितना हड्डी होता है? ये बहुत बार पूछा जाता है। खोपड़ी में 29 हड्डी होता है। 61 में निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? प्राणी जगत के अंतर्गत किसे किया जाता है? मेटाजोआ के किया जाता है। ये प्रोटोजोआ में क्या होता है? प्रोटोजोआ क्या है? आपको कल भी बोले थे कि कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो प्रोटोजोआ में ये होता है ना, सूक्ष्म सहजीवी होते हैं। सूक्ष्म सहजीवी आप लोग मच्छर के बारे में देखे थे, मादा एनोफ्लीज मच्छर जो होता है वो प्रोटोजोआ ही मतलब के थी में आता है। 61 नंबर हो गया आप लोग का। 62 का देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे या अन्य कीटों का उत्सर्जन अंग है? तिलचट्टे और कीट का उत्सर्जन अंग कौन है? मैलपीगी नलिकाएं हैं। इससे से उत्सर्जन करता है। मानव का क्या हो जाता है? आप लोग को पता ही है। लाल शैवाल आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? तो ये लाल शैवाल आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? जल निकायों में पाए जाते हैं, यानी जल में पाया जाता है। शैवाल के जो होता है अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? शैवाल के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं फाइकोलॉजी। शैवाल के अध्ययन को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी बोलते हैं। फाइकोलॉजी बोलते हैं। लाल शैवाल कहाँ मिलता है? जल निकायों में मिलता है। अपस्मार या मिर्गी शरीर के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अब देखते हैं कि मस्तिष्क के बारे में जानते हैं। मस्तिष्क का भार कितना होता है? मस्तिष्क का भार होता है 1400 ग्राम। बिक्री लीवर का होता है, कल ही होता है, 1.5 से 2 kg। यकृत का बिक्री का होता है 140 ग्राम, जिसे हम लोग किडनी बोलते हैं। और हृदय का 300 ग्राम। तो यकृत का कितना हो गया? 1.5 से 2 kg हो गया। मस्तिष्क का 1400 ग्राम हो गया। किडनी का 140 ग्राम हो गया। हृदय के 300 ग्राम हो गया। ये भार है। अब आते हैं 65 नंबर में। अपच के उपचार के लिए इनमें से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग करते हैं? जब हम लोग को अपच हो जाता है तो घर में माँ होती है जो बोलती है कि आप क्या खा लो, नींबू खा लो। तो नींबू में क्या होता है? अम्ल होता है। तो इसका उपचार के लिए हमें जो दवा मिलेगा उसमें भी नींबू ही रहेगा, मतलब कि अम्ल ही रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशु दोनों को खाते हैं? जो घास भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, उसे सर्वाहारी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु फलीदार पौधों का पादपों की मूल परिविकाओं के निर्माण से संबंधित है?
जीवाणु फलीदार पादपों की मूल परिविकाओं के निर्माण से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा राइबोजियम, हो जाएगा राइजोबियम। अब आते हैं 68 में, निम्न में से किस पौधे की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाली बैक्टीरिया की ग्रंथि नहीं होती है। नाइट्रोजन जोड़ने वाली ग्रंथि होती है, किसमें नहीं होती है जो पूछ रहा है। तो ये सब तो मूंगफली में, मटर में, सबके जड़े में नाइट्रोजन जोड़ने वाली ग्रंथि होती है, तुलसी में नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। वायु प्रदूषण से संबंधित कौन नहीं है? यूट्रोफिकेशन है। यूट्रोफिकेशन के बारे में देखते हैं क्या है, आपको बताते हैं। यूट्रोफिकेशन के बारे में कहा गया है कि यूट्रोफिकेशन में जब झील है, यूट्रोफिकेशन के बारे में कहा गया कि जब झील है, जलाशय या प्राकृतिक जल स्रोतों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की मात्रा अधिक हो जाती है और ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है, तो वहाँ यूट्रोफिकेशन होता है। यूट्रोफिकेशन जहाँ होता है वहाँ पता है क्या होता है, जीवों जो होता है ना, जलीय जीव, उसकी मात्रा में बहुत तीव्र वृद्धि होती है। निम्नलिखित में से विचार कीजिए, मछली, हाइड्रा, स्पंज, ये परिसंचरण किस में नहीं पाया जाता है। एक सेकेंड, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया ना? नहीं। तो ये हाइड्रा और स्पंज में परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा सी, बी और केवल 2 और 3। इकोटोन का अर्थ क्या हो जाता है? इकोटोन का अर्थ है, इकोटोन वो है जहाँ 2 बायोमास मिलते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ए। 72 के पालक की पत्तियों में निम्न से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? पालक की पत्तियों में सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा सर्वाधिक होती है। हॉट स्पॉट क्या है? हॉट स्पॉट है क्या? बहुत अधिक जैव विविधता वाला भौगोलिक क्षेत्र। गलत। उच्च स्थानिक जैव विविधता वाला तंत्र। तो आपका आंसर हो जाएगा ये बहुत ही ऊंचा स्थान पे होता है। 74 का देखते हैं क्या है। घास, बकरी, मानव से युक्त खास श्रृंखला क्या है? तो घास क्या हो जाता है? प्रथम पोषी, ये द्वितीय पोषी हो जाता है, ये तृतीय पोषी होता है। घास खाता है बकरी, बकरी को खाता है मानव, ये सही है ए। निम्नलिखित में कौन सा त्रिक्षारकीय अम्ल का रासायनिक सूत्र है? तो H3PO4, इसका नाम क्या है? मैनोवेसिक अम्ल बोलते हैं। H3PO4 को मैनोवेसिक अम्ल बोलते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? हम कल भी इसको डिस्कस किए हैं कि भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूची है। कल 11वीं और 12वीं अनुसूची के बारे में आपको बताए थे। 11वीं अनुसूची में क्या बोला गया है? ग्राम पंचायत के बारे में बोला गया है, यानी कि, और इसमें कितना भाग है या विषय है? इसमें 29 भाग है या विषय है। और 12वीं अनुसूची में बोला गया नगर पालिका का शहरी के बारे में, शहरीकरण के बारे में बोला गया है। इसमें कितना है? 18 विषय या 18 भाग है। इसमें 29 भाग है। संविधान की अनुसूची में कितना है? 12 गो अनुसूची है संविधान में। 1836 में कांग्रेस मंत्रिमंडल में कितने प्रांतों में बने थे? 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने थे? तो ये 8 आंसर हो जाएगा आपका। कांग्रेस के बारे में पता ही है, बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका लंदन में हो जाता है। कॉमनवेल्थ गेम जो है, इसमें कितना देश शामिल होता है? तो 154 देश शामिल होता है। इसे राष्ट्रमंडल खेल के नाम से जाना जाता है। मुगल सम्राटों में मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? तो ये सेना संगठन का करता था। अब देखिए 80 का, चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है। क्यों? क्योंकि चेन्नई बहुत गर्म है और नमी के संघनित नहीं होने देता है। तो ये गलत हो। इसका आंसर हो जाएगा सी, मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलता है। 80 हो गया। मानसून जो है सबसे पहले कहाँ आता है ये भी देख लेते हैं। तो मानसून सबसे पहले ये भारत है, भारत का नक्शा लास्ट वाला दक्षिणी बिंदु,
तो ये अरब सागर इधर होता है, अरब सागर, इधर ये बंगाल की खाड़ी होता है। अरब सागर में सबसे पहले मानसून आता है और ये कहाँ जाके केरल में सबसे पहले वर्षा कराता है। निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन के अग्रणी था? ये कौन थे? राजा राम मोहन था। राजा राम मोहन के बारे में जानते हैं। राजा राम मोहन और क्या किया था? राजा राम मोहन जो थे, ये इनके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि हम इसके बारे में आपको बताए हैं। ऐसे थोड़ा बहुत और बता देते हैं। इसमें क्या है कि 20 मई 1928 ईस्वी को इन्होंने क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे कौन? राजा राम मोहन राय। और ब्रह्म समाज ही सबसे पहले थे जो मूर्ति पूजा का विद्रोह किए थे। भाई मूर्ति पूजा नहीं होना चाहिए। जीविका प्रकार की खेती अपनाई जाती है कहाँ? तो ये डेल्टाई क्षेत्र में मनाई जाती है, जिसे झूम खेती भी कहते हैं। झूम खेती कहते किसको है? झूम खेती होता है ना कि विशेष एरिया को, जंगल झाड़ को काट करके, बृहस्पति को काट के वहाँ पे विशेष जगह पे क्या किया जाता है, उस पर खेती किया जाता है। फिर 2-3 साल बाद लोग वहाँ से फिर चले जाते हैं, फिर दूसरी जगह वैसे ही जंगल झाड़ को काट के करते हैं। तो झूम खेती जो होती है पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदेह होती है। 83 में क्या है? एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं श्रृंखला क्या कहलाती है? एक ही साथ में करने वाले सहकर्मी होते हैं। तो यहाँ पे भूकंप रेखीय हो जाएगा। 83 के ए आंसर हो जाएगा आपका। 84 में क्या है? कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? जाहिर सी बात है, जो सबसे निचली मंडल होगा पृथ्वी का वही सबसे ज़्यादा गर्म मंडल होगा। तो क्षोभ मंडल सबसे ज़्यादा गर्म मंडल है। समताप मंडल को शांत मंडल कहते हैं, क्योंकि इसमें मौसमी घटनाएं नहीं होती है। इसमें एरोप्लेन चलने के लिए आदर्श माना जाता है। 85 क्या है? दक्षिण अमेरिका महादेश एक प्रमुख देश ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया हो जाता है। अब देखते हैं कि ये जो चारों ऑप्शन है उसके बारे में भी देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ है सबकी राजधानी। तो ब्यूनस आयर्स के बारे में देखते हैं। इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है अर्जेंटीना, ARGENTINA, अर्जेंटीना में। सैंटियागो का चिली। ये क्वेश्चन आपको पिछली सेट में शायद नहीं मिला हो, आगे मिलेगा। क्वीटो किसका हो जाता है? क्वीटो हो जाता है इक्वेडोर का। मार्मुआ बंदरगाह किस राज्य में है? तो ये गोवा में है। मार्मुआ बंदरगाह में सबसे ज़्यादा आयात किस चीज़ का होता है? तो लॉ एश का होता है। ये किस नदी पे है? जुआरी नदी पे है। मार्मुआ बंदरगाह जुआरी नदी पे है। आप लोग को पता होगा कि ऐसे भी गोवा में बहुत ही क्या होता है, कैसीनो वगैरह जुआ होता है। तो आप याद कर सकते हैं कि मार्मुआ किस नदी के तट पे है? जुआरी नदी पे है। महासागरों के सतही जल का औसत तापमान कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस होता है। अब 88 में देखते हैं क्या है। स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम डाहिया कहाँ पर है? तो ये इसका नाम स्थानांतरित कृषि को ही हम लोग झूम खेती कहते हैं। अभी बताए थे कि ये थोड़ी देर के लिए आते हैं, 2-3 साल के लिए, और बृहस्पति को काटते हैं, वहाँ पे खेती करते हैं, जलाते हैं और चले जाते हैं। तो ये अब इसे हर जगह पे अलग अलग नाम है। इसे उत्तरी पूर्वी राज्य में इसे झूम खेती के नाम से जाना जाता है। अब इसे स्थानांतरित कृषि या शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से डाहिया जो है कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसे डाहिया के नाम से जाना जाता है। आपका आंसर हो जाएगा ए। स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष शुरू की गई थी या घोषित की गई थी? प्रथम औद्योगिक नीति दूसरी हुई थी 1956 में। तो आपका आंसर ये नहीं है। पहली औद्योगिक नीति शुरू हुई थी 1948 ईस्वी में, पहली औद्योगिक नीति। और दूसरी पूछेगा तो आपसे 1956 में बताइएगा। 89 का आंसर हो जाएगा बी, 1948। भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लाया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था ये?
1793 ईस्वी में। तो यह स्थायी बंदोबस्त किस क्षेत्र में भारत के लगाया गया था, तो आपको हम बताते हैं। ये बिहार में लगाया गया था, वेस्ट बंगाल में लगाया गया था, और यूपी में भी लगाया गया था, असम में लगाया गया था, उड़ीसा में लगाया गया था। इस सभी क्षेत्रों में लगाया गया था, और कुछ दक्षिण भाग में भी लगाया गया था। अस्थायी बंदोबस्त के प्रणेता कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रभास शब्द से क्या तात्पर्य है? प्रभास ये होता है ना, पछाव, ये होता है एक ऊंचा बादल होता है। आपका आंसर हो जाएगा सी। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, दक्षिण सीमांत क्षेत्र में क्वार्टरजाइट चट्टानों शुकुर पीठ के रूप में विकसित हुई है। सोन नदी कैमूर को पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करती है। कैमूर के पठार बलुआ पत्थर से प्राप्त होते हैं। तो ये आपका तीनों सही है, आपका आंसर तीनों सही हो जाएगा। तीनों किस में सही है? यहाँ पे सी नंबर में आपका आंसर हो जाएगा सी। पंचतंत्र किसने लिखा है? पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। कंबोडिया के किस शासक ने अंकोर वाट का मंदिर बनाया था? तो ये बनवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने। कंबोडिया में सबसे बड़ा हिंदू, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू धर्म कहाँ है? कंबोडिया में ही है। अच्छा, ये कंबोडिया में जो अंकोर वाट का मंदिर है, ये किस भगवान का मंदिर है? ये कृष्ण भगवान का मंदिर है। ये क्वेश्चन भी आता है, आप लोग याद कीजिएगा। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल हुई? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 ईस्वी में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में कब? ये कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 ईस्वी में। सबसे पहली कंपनी कहाँ खोली गई थी? 1668 ईस्वी में सूरत में खोली गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अभी थोड़ी देर पहले बताया है, 1885 में हुआ है। कहाँ? कलकत्ता में हुआ है। ए ह्यूम के द्वारा किया गया है। 1905 में बंगाल विभाजन के आदेश किसके द्वारा दिया गया था? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में आता है, इसको याद कर लीजिएगा। लॉर्ड कर्जन ने दिया था। कब दिया था? 19 जुलाई को इसकी घोषणा हो गई थी कि बंगाल विभाजन होगा 1905 ईस्वी में। उसके बाद अक्टूबर में 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन कर दिया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। 98 में क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले प्रथम यूरोपीय, मतलब कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उनका अध्यक्ष प्रथम प्रथम यूरोपीय मतलब अंग्रेज कौन थे? ये जॉर्ज यूल थे। इलाहाबाद में 1988 में किए थे। 1988 में इलाहाबाद में इन्होंने किया था कांग्रेस की अध्यक्षता। अब 99 नंबर क्वेश्चन में क्या है? बोल रहा है कि इन सब पे विचार कीजिए। रॉलेट के बारे में बताना होगा आपको। खेरा, चंपारण, अहमदाबाद, मिल हड़ताल, ये सब का सीरीज में आपको बताना है। तो चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में। खेरा आंदोलन कब हुआ था? 1918 में। ठीक है। और रॉलेट 1919 में हुआ था। अहमदाबाद मिल कब हुआ था? ये भी हुआ था 1918 में, लेकिन खेरा आंदोलन के बाद हुआ था अहमदाबाद। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? 1917 वाला चंपारण 3 नंबर। फिर हो जाएगा रॉलेट एक्ट, नहीं खेरा हो जाएगा 1918 में। फिर खेरा के बाद अहमदाबाद वाला 1918 में, रॉलेट एक्ट 1919 में। ला लीजिएगा आंसर क्या होगा जी। नाजीवाद समर्थन करता है किसका? नाजीवाद समर्थन करता है राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का समर्थन करता है। नाजीवाद किसकी देन है? हिटलर का देन है नाजीवाद। तिलका मांझी का जन्म कहाँ हुआ था? तिलका मांझी का जन्म हुआ था भागलपुर के छोटा भागलपुर, बिहार में भागलपुर है, भागलपुर में छोटा नागपुर के आसपास तिलका मांझी का जन्म हुआ था। कब? ईस्वी बताना है। तो ये 1750 में हुआ था। तिलका मांझी से विद्रोह किए थे किसान, तो विद्रोह हुआ था उसमें। इसमें ये 1700
87 से 1790 के बीच में इन्होंने विद्रोह किया था। शाही लीची का उत्पादन बिहार के किस जिला में होता है? ये मुजफ्फरपुर में सब लोग जानता है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था सूडान युद्ध के बाद। सूडान युद्ध के बाद डेनमार्क और पर्सा युद्ध को बाद कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। आपका आंसर डी हो जाएगा। हम लोग इसके बारे में जानते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 10 मई 1871 ईस्वी में। पर्सा और डेनमार्क के बीच जो संधि हुई थी, युद्ध हुआ था, उसके बाद एक संधि हुई थी, उसका नाम है फ्रैंकफर्ट की संधि। टैगा वन कौन से वृक्ष होते हैं? तो ये होते हैं मृदु काष्ठ वृक्ष होते हैं। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। मृदु काष्ठ भी सदाबहार, मृदु काष्ठ वन जो होता है ना, ये सदाबहार वन होता है। इसके जो सदाबहार वन के जो पत्ते होते हैं वो बहुत ही नुकीले होते हैं। जल डमरू मध्य क्या अभिप्राय है? जल डमरू मध्य दो भूखंडों को विभाजित करने वाली पट्टी को जल डमरू मध्य करती है। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके बारे में जानते हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को कौन सी जल डमरू मध्य अलग करती है? ये जो इधर साइड है अरब सागर और ये क्या है? बंगाल की खाड़ी। ये दोनों को अलग करने वाली कौन सी जल डमरू मध्य है? तो ये पाक जल डमरू मध्य बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य बोलते हैं इसको। अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी के बारे में बताते हैं कि क्या है। कृष्णा नदी का कितना है लंबाई? 1401 किलोमीटर है इसका लंबाई। इसकी नदियाँ कौन सी है? तुंगभद्रा नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सेब के लिए प्रसिद्ध है। मेघना निम्नलिखित से किन दो नदियों की सम्मिलित धारा को कहते हैं? तो मेघना कहते हैं ब्रह्मपुत्र और गंगा की धारा को कहते हैं। ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं बांग्लादेश में? पद्मा कहते हैं। और गंगा को पद्मा बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र को जमुना बोलते हैं। ये दोनों धारा जब मिल जाती है तो इसे मेघना कहते हैं। आप लोगों को कल बताए थे कि नारायणी नदी जो है बिहार की गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी भी कहते हैं। मतदान का अधिकार नागरिकों का कैसा अधिकार है? तो ये कैसा अधिकार है? राजनीतिक अधिकार है। राजनीतिक अधिकार है। अब आ जाते हैं 110 में। समता के अधिकार को निम्नलिखित अंतर्गत कौन सी समताएं आती है? तो कानून के नज़र में सब एक हुआ, सही सब भेदभाव एवं विशेषाधिकार का अंत, सही बात है। अवसर की समानता, आपका डी, इसमें से सब हो जाएगा आंसर। 111 संवैधानिक उपचारों को अधिकार का क्या अर्थ है? ये भी, इसका भी आंसर आपको हो जाएगा डी। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा संरक्षित है, सही है। मौलिक अधिकार के हनन की स्थिति में व्यक्ति न्यायालय की सुरक्षा प्रदान करता है, न्यायालय की शरण में जा सकता है, सही बात है। सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकारों का आह्वान बनाया गया है, ये भी सही है। भारत कैसा राज्य है? तो भारत एक कल्याणकारी राज्य है। गांधी को माना जाता है कैसा? दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है। उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों को जोड़ती है? तो ये दिल्ली से देहरादून को जोड़ती है। कल बताए थे कि दिल्ली से वाराणसी के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस कब चली? तो ये 15 फरवरी को चली थी 2019 में। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत ने एक नए वाणिज्यिक दूतावास का स्थापना करने की घोषणा की है? तो ये ब्रिस्बेन में किया है। कहाँ किया है? ब्रिस्बेन में किया है। देश का नया कानून मंत्री 2023 में किसे बनाया गया? अर्जुन राम मेघवाल को बनाया गया। पहले किरण रिजिजू था, आपका आंसर ये हो जाएगा। ये किरण रिजिजू थे। अब इन्हें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दिया गया है। 117 में किरण रिजिजू को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दिया गया है। भारत ने किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज करने का मतलब लॉन्च किया है? ये बांग्लादेश के साथ किया है। मई 2023 में जापान G27 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से भाग कौन लिया था? तो नरेंद्र मोदी जी लिए थे। 28 मई 2023 को
संसद भवन के वास्तुकार कौन है? कल पूछा गया था कि संसद भवन जो नया बना है, सेंट्रल विस्टा उसका नाम है, वो कब उद्घाटन हुआ था, डेट पूछा गया था, तो 28 मई 2023 को। आज पूछा गया है कि इसके वास्तुकार यानी इंजीनियर कौन है, तो इसके इंजीनियर हैं कौन? बिमल पटेल। आपका आंसर हो जाएगा सी। मोदी शिपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लैक्सस के लेखक कौन है? ये एक बुक है, ये एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं उन्होंने लिखा है। तो ये आपका सेट नंबर 4 हो गया कंप्लीट। इसी तरह से आपको आगे भी सेट मिलता रहेगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस तरह की जानकारी के लिए जैकब एकेडमी को विजिट करते रहिए। मेरा एक चैनल है जैकब एकेडमी, इसका एक टेलीग्राम भी है, जैकब एकेडमी आप करके टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आ जाएगा। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।